हेलो, गुड इवनिंग क्लास। तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और वही अपनी बोर्ड एग्जाम की जो मैराथन है, जो युद्ध है, उस युद्ध का अभ्यास कर रहे होंगे उस युद्ध में जाने से पहले। तो हम बात कर रहे थे, पिछली कक्षा की अपन बात करें तो हमने तृतीयक क्रियाकलाप के एक ऐसे कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा था जो कि अपने आप में अगर उसको एक अलग से आर्थिक क्रिया का दर्जा दे दें तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पर्यटन की, जिसमें हमने पर्यटन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बारे में जो अच्छी अच्छी बातें थी वो भी पढ़ी थी। बुरी तो अक्सर किताबों में आती नहीं है, ठीक है। मगर हाँ, बुरी चीज है भी नहीं, पर्यटन आवश्यक है जीवन में। तो पर्यटन बहुत प्रकार का होता है, कई प्रकार का पर्यटन हो सकता है। जैसे धार्मिक हो जाए, सांस्कृतिक हो जाए, ऐतिहासिक हो जाए, साहसिक हो जाए। तो उसी में एक पर्यटन और आता है जिसे अपन कहते हैं चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा पर्यटन से तात्पर्य ये है, अब ये मत सोचने लग जाना कि चिकित्सा पर्यटन का मतलब ये होता होगा सर कोई चिकित्सक अगर घूमने जाता है या पर्यटन करता है तो उसे हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है। चिकित्सा पर्यटन क्या होता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए किसी दूसरे देश से किसी अन्य देश में अगर यात्रा की जाए तो उसे अपन कहते हैं चिकित्सा पर्यटन। तो अपन बात करते हैं विस्तार से एक एक चीज के बारे में, ठीक है। पहला क्या है अपना चिकित्सा पर्यटन, लिखता हूं मैं चिकित्सा पर्यटन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है लिखता हूं, पहले बाद में समझाएंगे ना। सुविधाओं का लाभ लेने के लिए, या अपन लाभ की जगह ये भी लिख सकते हैं सुविधाओं की तलाश में, ठीक है। ये ज्यादा बेटर रहेगा। सुविधाओं की तलाश में अपने देश की सीमा से पार, अपने देश की सीमा से पार किसी किसी अन्य देश की यात्रा करना, ठीक है। अन्य देश की यात्रा करना क्या कहलाता है, चिकित्सा पर्यटन। यात्रा करना क्या कहलाएगा, चिकित्सा पर्यटन। अर्थात इनके पर्यटन का उद्देश्य क्या रहेगा, जो चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं, ठीक है, उनका लाभ लेना। आई बात समझ में। एग्जाम्पल देता हूं, लाइट चली गई है ना। हाँ, एग्जाम्पल क्या है, 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से 55,000 रोगी, कितने, 55,000 रोगी भारत आए थे इलाज के लिए, ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अब आप देख सकते हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका कितनी डेवलप कंट्री है, मगर फिर भी वहां से 2005 में, हालांकि उस टाइम की ये सबसे कम संख्या है इलाज के लिए आने की, ठीक है। वैसे इससे भी ज्यादा लोग आते हैं इलाज के लिए अपने भारत में। तो अपन कह सकते हैं कि हाँ, भारत भारत चिकित्सा पर्यटन के मामले में विश्व में क्या है, अग्रणी है। भारत चिकित्सा पर्यटन के मामले में विश्व में क्या है, अग्रणी है। विश्व में अग्रणी है, ठीक है। अग्रणी मतलब आगे है, क्योंकि भारत के जो बड़े बड़े महानगर होते हैं वहां पे जो अस्पताल होते हैं
वो क्या करते हैं, विश्व स्तरीय सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। क्या करते हैं, विश्व स्तरीय सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। ऐसी ऐसी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं जो कि इन विकसित कंट्रीज में भी नहीं मिलेंगी। उनकी भी अपन बात करेंगे कि हाँ कौन कौन सी ऐसी तकनीकें हैं, कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो अपने भारत जैसे विकासशील देश उपलब्ध करवा देते हैं, जबकि वो सेवाएं, वो तकनीकें विकसित देशों के पास भी नहीं मिल पाती है, बहुत ही रेयर केस में उनके पास मिलती है। ठीक है, जो भारत जैसे देशों के जो बड़े बड़े महानगर होते हैं, अभी अपन उनकी बात कर रहे थे अभी जस्ट, महानगरों के जो अस्पताल होते हैं वहां पे ऐसी अनेक विश्व स्तरीय सेवाएं सुविधाएं होती है जो कि जो बाहर से पर्यटन करके, चिकित्सा पर्यटन के उद्देश्य से जो रोगी आते हैं उनके इलाज में काम में ली जाती है। आगे देखना, भारत, थाईलैंड, भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे विकासशील देश है, मलेशिया नहीं होगा इसको छोड़ो, ठीक है, जैसे विकासशील देश है, विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से क्या होता है, लाभ अधिक मिलता है। चिकित्सा पर्यटन से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक है, चिकित्सा पर्यटन अपन कह सकते हैं कि जो विकासशील देश होते हैं जिनके पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके लिए चिकित्सा पर्यटन क्या है, लाभदायक कारागार सिद्ध होता है। ठीक है, आगे हम बात करें, देखना आगे, अपना भारत किसी में तो आगे है विकासशील होते हुए भी, है ना। हाँ, आगे देखना, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, जो ये देश है भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इनके अस्पतालों में अनेक ऐसी सुविधाएं पाई जाती है जो कि विकसित देश वहां आकर उन सुविधाओं का क्या करते हैं, लाभ लेते हैं। जैसे विकिरण बिंब, ठीक, चुंबकीय अनुनाद बिंब, अनुनाद बिंब, पराश्राव्य परीक्षण, क्या होता है ये सुनना, विकिरण बिंब आपने कभी लेजर द्वारा इलाज अधिक बार में सुना ही होगा। तो जैसे कैंसर, पथरी वगैरह की जो बीमारियां होती है, कैंसर या पथरी, पथरी जैसी बीमारियां होती है उनका इलाज होता है बिना किसी ऑपरेशन के। ठीक है, बिना किसी मरीज के शरीर को बिना चीरा लगाए लेजर द्वारा इन घातक बीमारियों का इलाज होता है विकिरण बिंब द्वारा। ठीक है, चुंबकीय अनुनाद बिंब क्या होता है, चुंबकीय अनुनाद बिंब में क्या होता है जैसे मेरा पूरा शरीर है, इसके अंदर कोई एक अंग डैमेज है, अब उसका नहीं पता लग रहा है भाई कौन सा अंग डैमेज है, बाहर से थोड़ी ना दिखेगा, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, चुंबकीय अनुनाद बिंब के द्वारा रोगी को उस मशीन के अंदर लिटा दिया जाता है। एक प्रकार से आपने एमआरआई, सीटी स्कैन सुना हो, एमआरआई या सीटी स्कैन, ठीक है, तो वो इसी प्रकार की, इसी के आधार पर काम करती है वो। ठीक है, उस मशीन में लिटा दिया जाता है, वो अपने जब उस मशीन को चालू कर दे तो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय आवरण बना देती है, जिसके अंदर क्या होता है, उस चुंबकीय आवरण से वो अपने शरीर का 3D में फोटो ले लेता है अंदर से, अंदर के अंगों का, जिसे डॉक्टर देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ ये अंग डैमेज है, इस अंग में दिक्कत है, इसको ये बीमारी है। ठीक, पराश्राव्य निरीक्षण परीक्षण क्या होता है, जैसे शरीर का कोई अंग खराब है या किसी अंग में कोई दिक्कत है तो ये क्या करते हैं, 20,000 हर्ट्ज
आवृत्ति की ध्वनि हमारे शरीर में छोड़ते हैं। 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि हमारे शरीर में छोड़ते हैं, जो कि नॉर्मल मनुष्य को सुनाई नहीं देती है। ठीक है, इतनी तीव्र होती है। अब उसको जब शरीर में छोड़ते हैं तो वो क्या करती है, शरीर के अंगों से, जो अलग अलग अंग होते हैं, उनसे टकराकर वापस परावर्तित होती है, जिसको क्या करते हैं, डॉक्टर रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको सुनते हैं। जो डैमेज अंग होगा उसकी जो परावर्तित होकर जो ध्वनि आ रही है वो डिफरेंस हो जाती है बाकी अंगों के बजाय। ठीक है, तो उससे उस अंग का पता लगा देते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो ये अंग है वो क्या है, खराब है, या इसमें दिक्कत है, इसमें परेशानी है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी सुविधाएं हमारे पास थी, तभी तो जो विकसित देश थे वो हमारे पास आते थे। ठीक है, ये तो बात हो गई अपने चिकित्सा पर्यटन में। अब आगे बढ़ते हैं अपन चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप की ओर। किसकी ओर? चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप की ओर। चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, पहली चीज तो सुनना, पंचम और चतुर्थ ये दो क्रियाकलाप है, ये सेवा सेक्टर के आपसे प्रश्न है। आप बताना कमेंट बॉक्स में, सेवा सेक्टर में कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं। ठीक है, दो तो आपने देख लिया, चतुर्थ और पंचम तो आते हैं, इसके अलावा और कौन सा क्रियाकलाप आता है सेवा सेक्टर में। ठीक है, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप क्या है, सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो क्या है, प्रभाग में कार्य करते हैं जो कि क्या है, ज्ञानोन्मुखी, जो कि क्या है, ज्ञानोन्मुखी। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप सेवा सेक्टर के किस प्रभाग में कार्य करते हैं, तो जवाब क्या होगा, ज्ञानोन्मुखी प्रभाग में कार्य करते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें ज्यादा दिमाग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे एक फ्लो चार्ट में आपको बताऊं कि हाँ, चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या क्या आता है, पंचम क्रियाकलाप में क्या क्या आता है। तो पहले चतुर्थ की बात करते हैं, इसमें आता है अनुसंधान व विकास। ठीक है, एक आता है सूचना, बस सूचना प्रौद्योगिकी, संचार भी होता है इसमें, प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, वही बात करें अपन पंचम क्रियाकलाप की, यहाँ लिखता हूं पंचम क्रियाकलाप के बारे में। इसमें आता है विशेषज्ञ, किसी एक विषय विषय के ज्ञाता। ठीक है, परामर्शदाता, निर्णयकर्ता और नीति निर्धारक। नीति निर्धारक इसमें शामिल किए जाते हैं। ये तो है पंचम क्रियाकलाप के, और ये है चतुर्थ क्रियाकलाप के। ये आपको फ्लो चार्ट में बता दें कि हाँ, पंचम क्रियाकलाप में क्या होता है और चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या होता है। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। पहली चीज, चतुर्थ क्रियाकलाप में मुख्य 3-4 चीजें आती है। क्या क्या आती है 3-4 चीजें? पहला आता है सूचना का संग्रहण। ठीक, दूसरा आता है उत्पादन व प्रकीर्णन। एक आता है सूचना का उत्पादन। सूचना का उत्पादन, ये 3-4 चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से चतुर्थ क्रियाकलाप, मुख्य रूप से, नीचे यहां पे लिखता हूं मैं एक लाइन, मुख्य रूप से चतुर्थ क्रियाकलाप
अनुसंधान व विकास पर, और दूसरा मैं लिखता हूं विशिष्टीकृत ज्ञान प्रौद्योगिकी। ठीक है, मुख्य रूप से चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान व विकास पर, विशिष्टीकृत ज्ञान प्रौद्योगिकी पर क्या होता है, केंद्रित होता है। ठीक है, केंद्रित होता है। ठीक, आगे सुनना। जो विकसित, दूसरा मार्कर भी हमारे पास, उसका भी उपयोग करते हैं। जो विकसित देश होते हैं, ध्यान रखने वाली चीज है, विकसित जो देश होते हैं उनमें आधे से अधिक अर्थात 50% से अधिक लोग, क्या करते हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप में संलग्न है। विकसित देशों की बात हो रही है, विकसित देशों में आधे से अधिक जनसंख्या, आधे से अधिक लोग चतुर्थ क्रियाकलाप में संलग्न है। इसने क्या कर दिया चतुर्थ क्रियाकलाप ने, इसकी एक चीज और बताता हूं। क्या किया है इसने, किया है प्राथमिक व द्वितीयक क्रियाकलाप से रोजगार को प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, ये बात हो रहा है इसके बारे में। इसने क्या कर दिया, प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों से रोजगार को प्रतिस्थापित करके किसमें ले लिया, अपने खुद में। जहां लोग ज्यादातर प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप में संलग्न थे, अब धीरे धीरे लोग चतुर्थ क्रियाकलाप में आना शुरू हो गए। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, चतुर्थ क्रियाकलाप की। अब आगे बात करते हैं हम पंचम क्रियाकलाप की। ठीक है, ज्यादा बड़ी बातें नहीं, बस थोड़ी थोड़ी जानकारी है इनके बारे में, पर हाँ इंपोर्टेंट जानकारी ये चीज है। पंचम क्रियाकलाप लिखते हैं, क्या होता है पंचम क्रियाकलाप। ठीक, पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, पंचम क्रियाकलाप में क्या होता है, मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं इसमें। एक तो उच्चतम स्तर के निर्णय लेने का कार्य, उच्चतम स्तर के निर्णय लेने का कार्य। दूसरा होता है नीतियों का निर्माण। ठीक है, नीतियों का निर्माण, ये इसमें मुख्य रूप से होता है। पंचम क्रियाकलाप, वही बात करते हैं अपन। पंचम क्रियाकलाप मुख्य रूप से, पंचम क्रियाकलाप मुख्य रूप से वर्तमान में विचारों की रचना करना। ठीक है, उनका पुनर्गठन व व्याख्या करना। ठीक, आंकड़ों का प्रयोग व उनकी व्याख्या करने पर। ठीक है, एक मिनट कर लेते हैं।
हाँ, अपन बात कर रहे थे आंकड़ों का प्रयोग व्याख्या करना, ठीक। और जो नवीन प्रौद्योगिकी है, नवीन प्रौद्योगिकी के पुनर्मूल्यांकन पर क्या है, केंद्रित है, केंद्रित है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि पंचम क्रियाकलाप किस पर केंद्रित है, तो जवाब होगा वर्तमान में विचारों की, नवीन, नवीन और लिखना है यहाँ पे, नवीन व वर्तमान विचारों की रचना करना, उनका पुनर्गठन और व्याख्या करना, आंकड़ों का प्रयोग व व्याख्या करना, व्याख्या पहले भी लिख सकते हो और इसको बाद में भी लिख सकते हो, ऐसे भी ठीक है, ठीक है। आंकड़ों का प्रयोग करना या उनकी व्याख्या करना, नवीन प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन पर केंद्रित है। वही अभी अपन ने देखा था कि चतुर्थ क्रियाकलाप किस पे केंद्रित था, अनुसंधान एवं विकास पर, और विशिष्टकृत ज्ञान प्रौद्योगिकी पर केंद्रित था, ठीक है। ये इसके दो मुख्य कार्य है, उच्चतम स्तर के निर्णय लेना, नीतियों का निर्माण करना, और जो भी फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था, विशेषज्ञ, परामर्शदाता, निर्णयकर्ता, नीति निर्धारक, वो इसमें आने वाले जो लोग हैं, मुख्य कर्मचारी है, श्रमिक होते हैं, वो इसमें आते हैं, ठीक है। और तो क्या है इसके बारे में, बस यही चीज है। आगे अपन बात करते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और रह गई, वो बताने आवश्यक है। पंचम क्रियाकलाप में संलग्न संलग्न कर्मचारी को क्या कहते हैं, स्वर्ण कॉलर श्रमिक, स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पंचम क्रियाकलाप में संलग्न जो श्रमिक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्वर्ण कॉलर श्रमिक। इतनी बात हमने कर ली। आगे दो शब्दावली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे उनमें थोड़ी थोड़ी जानकारियां हैं मगर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है परीक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या है वो चीजें। अगर आपको शब्द दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, ठीक है। कौन से हैं वो दो शब्द, देखते हैं। पहले आप क्या आता है, बाह्य स्त्रोतन, क्या आता है, बाह्य स्त्रोतन। इसका अर्थ होता है ठेका देना। अर्थ क्या होता है इसका, ठेका देना, समझना। जैसे सरकार है हमारी, ठीक है, अगर सरकार को सड़क बनवानी है तो वो क्या करेगी, वो एक निविदा जारी करती है कि हाँ हमारे राज्य में जो भी सड़क का नाम हो उसके निर्माण के लिए निविदा जारी की जाती है। जो भी इच्छुक ठेकेदार हो वो आके हमसे मिले, ठीक है। फिर जब 4 5 10 15 जो भी ठेकेदार होंगे वो आएंगे, फिर उनसे बातें की जाएगी, तो जो सबसे कम लागत में उस सड़क का निर्माण कर देगा, कम लागत में, अच्छी गुणवत्ता में और अच्छी सुधार में, दक्षता में भी उसका निर्माण होना चाहिए, ठीक है, सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, तो उसका उसको ठेका दे दिया जाता है। मान लो ये 5 लोग आए, ठीक है, मुझे मेरे घर का मकान का निर्माण करवाना है। 5 लोग आए मेरे पास, पांचों ठेकेदार है, क्या है, ठेकेदार है, पांचों ठेकेदार है। अब मैं इनसे कहूंगा कि भाई ये बात है, मुझे 3 बिल्डिंग मकान बनवाना है, इतने कमरे होंगे, इतने एरिया में बनवाना है, तो बताओ भाई किस हिसाब से तुम बना के दोगे। तो ये बोलता है सारा सामान मेरा ही रहेगा, मैं 45 लाख में बना दूंगा। ये कहे मैं 55 लाख में बना दूंगा। ये कहे मुझे 70 लाख चाहिए। ये कहे मैं 40 में बना दूंगा।
ये कहे मुझे 66 लाख चाहिए। ठीक है, अब ये बताएंगे कि हाँ हम गुणवत्तापूर्ण कार्य भी करके देंगे और अच्छी दक्षता से भी कार्य करेंगे। ये भी सारी दोनों रिक्वायरमेंट्स इन सभी ने मान ली। ठीक है, इन सभी ने मान ली। अब आप किनसे करवाओगे काम? साहब जो भी है लोग हैं सारे के सारे काम वही करेंगे। ठीक है, हम किससे करवाएंगे? कम लागत वाले से। अच्छी गुणवत्ता भी दे रहा है, अच्छी दक्षता भी दे रहा है और कम लागत भी है, तो अपन इससे करवाएंगे काम। वही चीज होती है बाह्य स्रोतन। इसमें क्या होता है किसी बाहरी अभिकरण को, अभिकरण से तात्पर्य किसी कंपनी को, बाहरी कंपनी को कार्य सौंप दिया जाता है कि हाँ भाई हमारा ये कार्य है, इतनी लागत में तू करके दे, तो सही है, वरना हम किसी दूसरे से करवाएंगे जो इससे कम लागत में हमको करके देगा। तो ऐसे किसी बाहरी अभिकरण को कोई भी कार्य सौंप दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने मानव विकास का जो चैप्टर पढ़ा था, तो जो मानव विकास की जो रिपोर्ट है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो कौन तैयार करके देता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी, ठीक है, जो कि यूएनओ की एक संस्था है, अपने देश की थोड़ी ना है, यूएनओ की एक संस्था है। तो अपन इसको क्या करते हैं, भुगतान करते हैं, पेमेंट देते हैं इसको। तो इसके बजाय, ठीक है, पेमेंट के बदले ये हमें क्या करता है, ये रिपोर्ट तैयार करके देता है। ठीक है, तो वही चीज है कि हमने क्या किया, बाह्य स्रोतन किया, हमने इसको ठेका दे दिया कि भाई 1990 से यही बनाता आ रहा है। कब से? 1990 से, और अब तक 2025 तक प्रतिवर्ष बनाता है, रिपोर्ट तैयार करके देता है हमें। इसके बदले हम इसको क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। तो हमने इसको क्या किया है, ठेके पर काम दे रखा है। तो ऐसे काम दिया जाता है। ठीक है किसी बाहरी अभिकरण को। अब बाहरी अभिकरण को काम देने का उद्देश्य क्या है? लागत घटाना। क्या है उद्देश्य? लिखूं मैं यहाँ पे, उद्देश्य क्या है काम देने का? लागत घटाना, कम लागत में काम हो रहा है। दक्षता सुधारना काम की। ठीक है, दक्षता सुधारना, और एक गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाना, ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, मुख्य रूप से अगर एक चीज और ध्यान रखना, अगर कार्य समुद्र पार के देशों से करवाया जाए, समुद्र पार देशों से करवाया जाए, से करवाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, अवतरण। क्या कहेंगे? अवतरण। काम वही है, वही ठेका देने का काम है, बस शर्त क्या है, अगर समुद्र पार के देशों से काम करवाया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे अवतरण। ठीक है, काम वही है, ठेका देने का वही है, बाह्य स्रोतन। पर समुद्र पार के देशों को जब हम ठेका देते हैं, बाह्य स्रोतन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अवतरण। ठीक है, मुख्य रूप से दोनों का साथ ही प्रयोग किया जाता है, इकट्ठा रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, अलग अलग नहीं देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से कार्यों की बात करें, इसमें कौन कौन से कार्य आते हैं? सूचना संग्रहण, ठीक, मानव संसाधन, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता, ग्राहक सहायता, ठीक है, सहायता, सहायता, ठीक है, ग्राहक सहायता। कभी कभी इसमें विनिर्माण भी शामिल हो जाता है, विनिर्माण और अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, एक अच्छा सा एग्जांपल और समझाता हूँ आपको, और बेटर तरीके से समझ में आएगा।
आंकड़ा प्रक्रमण। ठीक है, आंकड़ा प्रक्रमण किसका भाग है? सूचना प्रौद्योगिकी का। सूचना प्रौद्योगिकी इसी का क्या है? एक भाग है। ठीक है, एक मिनट रुको, पानी पी लेता हूं। थोड़ा क्या है, आज गला खराब है। ठीक है, तो ज्यादा तेज नहीं बोल सकते। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे आंकड़ा प्रक्रमण इसी का भाग है या इसी की एक सेवा है, जिसे एशियाई, ठीक है, पूर्वी यूरोपीय, एशियाई पूर्वी यूरोपीय व अफ्रीकी देशों में क्या करवा सकते हैं अपन? क्रियान्वित। अफ्रीकी देशों में इसको हम करवा सकते हैं क्रियान्वित। अब आप कहोगे कि सर हम इन्हीं देशों में क्यों करवाएं? सुनना, कारण क्या है इसका? क्योंकि विकसित देशों की अपेक्षा, किन की अपेक्षा? विकसित देशों की अपेक्षा कम लागत में अच्छा काम करके देते हैं। यहाँ ऐसे कुशल कार्मिक है। विकसित देशों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक, कम वेतन, पारिश्रमिक है ना, कम पारिश्रमिक या वेतन पर क्या मिल जाता है अपने को? कुशल कर्मचारी अपने को कार्य के लिए मिल जाता है। इसलिए आंकड़ा प्रक्रमण का जो कार्य है उसको एशियाई, पूर्वी यूरोपीय व अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित करवाया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार का एक उदाहरण है अपने हैदराबाद का। यहाँ पे इसको थोड़ा साफ करके, पूरा ही साफ कर लेते हैं इसको। हैदराबाद के मनीला कैसा नाम है, ऐसा ही एक उदाहरण है हैदराबाद के मनीला का। इसमें क्या है, एक कंपनी है। ठीक है, एक कंपनी है, वो क्या करती है? भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीकी पर आधारित परियोजना पर कार्य करती है। परियोजना पर कार्य करती है। और किसके लिए कार्य करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका व जापान जैसे देशों के लिए काम करती है। अब कंपनी कहाँ है? हैदराबाद में। और काम कहाँ कर रही है, किन के लिए कर रही है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान जैसे बड़े देशों के लिए। तो यही क्या है भाई, ये स्रोतन है। ठीक है, कंपनी अपने भारत में है और काम किन के लिए कर रही है? बाहरी देशों के लिए। तो यही इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अच्छे से समझ में आ गया होगा इससे कि बाह्य स्रोतन क्या होता है। कंपनी अपने देश में काम कर रही है किसी अन्य देश के लिए, तो अन्य देश के लिए काम कर रही है, तो इस कंपनी ने, इस देश ने इस कंपनी को क्या दिया है? ठेका दिया है। क्या किया है? ठेका दिया है, जिसपे यह एग्री होकर ये कार्य कर रही है। आई बात समझ में? यही होता है बाह्य स्रोतन। ज्यादा कुछ था नहीं इसमें बताने को, जितना था बता दिया आपको। ठीक है, आगे अपना अंतिम जो आ रहा है टॉपिक, इसी के साथ अपना चैप्टर का भी एंड हो जाएगा। ठीक है, क्या है?
अंकीय विभाजक। ठीक है। मैं एक लाइन लिखता हूं, देखना लाइन क्या है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी। मैंने लाइन लिखी, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से क्या है, वितरित है। लाइन का मतलब समझना, जो अपना ग्लोब है इस पर अलग अलग देश विद्यमान है। ठीक है। अब अलग अलग देश विद्यमान है तो इसमें क्या होगा, इनका सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी है वो भी क्या होगी, अलग अलग है। मुख्य रूप से अगर अपन अंकीय विभाजक का मतलब समझे तो डिजिटल डिवाइडेशन, डिजिटल रूप में बांटना। कोई देश ज्यादा विकसित क्यों है, क्योंकि उसके पास आधुनिकता है। कोई देश पिछड़ा क्यों है, आधुनिकता कम है। ठीक है, विकसित कम है। तो यही कारण होता है कि डिजिटल ज्यादा होने का विकसित हो गया और उनके पास जो संचार की सूचनाओं की जो प्रौद्योगिकी है वो कम थी, तो वो क्या हो गया, पिछड़ गया। ठीक है। इसका मुख्य निर्णायक कारक क्या होता है, निर्णायक कारक की मैं बात करूं, जस्ट ए मिनट रुकना, भी अपन एक बार चेक कर लेते कि रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है। क्षमा करना साथियों, क्या है कि कल की वीडियो में आपको बताया था कि हाँ किसी कारण से क्लास खराब हो गई थी। तो क्या है, वो आपने कहावत सुनी होगी कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो वही स्थिति आजकल हमारी चल रही है। देखना पड़ता है, कोई है नहीं अभी फिलहाल में। ठीक है, तो देखना पड़ता है कि हाँ प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है, कहीं कल की तरह लास्ट वाली क्लास की तरह बिगड़ी थी वैसे ना बिगड़ जाए। ठीक है, तो डर होता है। हाँ, इसमें निर्णायक कारक की अपन बात कर रहे थे। तो निर्णायक कारक क्या होता है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से, कितनी शीघ्रता से सूचना अपने देश के नागरिकों तक पहुंचा रहा है और कितनी जल्दी उनको लाभ प्राप्त हो रहा है। अब जैसे मान लो ये दो देश हैं, समझना ये दो देश हैं। ठीक है, अब कोई भी एक सूचना है यहां से निकलती है। ठीक है, यहां से निकलती है, अब इस देश में तुरंत प्रभाव से फैल जाती है और इसमें धीरे 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 फैलती है। अब इसका कारण क्या होगा, वही सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, अगर इनमें ज्यादा विकसित होगी ये टेक्नोलॉजी, सूचना संचार की टेक्नोलॉजी अगर ज्यादा विकसित है, इसलिए क्या हुआ, ये जल्दी पूरे देश में फैल गई। इसमें कम विकसित थी तो धीरे धीरे फैल रही है। ठीक है, कोई भी घटना, अपन किसी घटना की एक विशेष पर्टिकुलर बात की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक घटना की इंसिडेंट की बात करें कि वो घटना यहां से निकलती है और इन देशों में तुरंत प्रभाव से फैल जाती है और इसमें धीरे धीरे फैल रही है। तो उसका कारण क्या है, वही है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अगर जिन देशों में ज्यादा अच्छे से डेवलप है ये, उसमें जल्दी फैल जाएगी, शीघ्रता से लोगों तक पहुंच जाएगी, लोगों को शीघ्रता से उसका लाभ मिल जाएगा। और जिन देशों में ये कमजोर है, कम है, विकसित नहीं है, उन लोगों के पास ये धीरे धीरे पहुंचे। ठीक है, तो यही बात है। अब इस दौड़ में संचार की, सूचना की जो ये दौड़ है, इसमें जो विकसित देश थे, विकसित देश तो क्या हो गए,
आगे बढ़ गए, ठीक। और जो पिछड़े देश थे, पिछड़े देश, वो पीछे रह गए। विकसित तो पहले विकसित थे, अब और आगे बढ़ गए। पिछड़े थे वो और नीचे चले गए और पिछड़ गए, ठीक है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, जो ये विभाजन अपने को दिखा उसे ही अपन क्या कहते हैं, अंकीय विभाजन, ठीक है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है वो लोगों के पास किस प्रकार से पहुंच रही है, लोग उसका किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से उससे लाभान्वित हैं, इन सभी को अलग अलग देशों में अलग अलग होगी। ये तो है नहीं भाई सारे देश विकसित है सारे देश पिछड़े हुए, कुछ देश विकसित है कुछ पिछड़े हैं कुछ विकासशील है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण यही है कि भाई विकसित देशों में क्या है, सूचना संचार की जो टेक्नोलॉजी वो क्या है, विकसित है, हाई लेवल की। पिछड़े देशों में ये कम है। वो लोग, ये भी हो सकता है कारण वो लोग इन सुविधाओं से अभी तक वंचित हों, ठीक है भाई। कई गांव ऐसे तो जहां लाइट नहीं गई, लाइट नहीं जाने का कारण क्या है, वहां पे पोल नहीं है, वायर नहीं है, लाइट की सप्लाई कहां से जाएगी, तो अभी तक वो उन सुविधाओं से वंचित है। तो यही इसमें होता है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में। भाई जो विकसित है वो तो है, उनके पास तो टेक्नोलॉजी और हो गई, मगर कुछ ऐसे भी है जो इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, तो वो पिछड़ जाते हैं। पिछड़े तो पहले थे और पिछड़ जाते हैं, वही क्या है अपना अंकीय विभाजक है, ठीक है, डिजिटल डिवाइड। मुख्य इसका उदाहरण की बात करते हो, भारत को देख लो, भारत क्या है, विकासशील देश है, रूस क्या है, विकसित देश है। तो उनके पास हाई लेवल की टेक्नोलॉजी, अपने पास थोड़ी कम टेक्नोलॉजी। तो ये इसका एक एग्जांपल मान सकते हो, भारत और रूस का अपन एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में अंकीय विभाजक क्या होता है। इसी के साथ अपना जो चैप्टर है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप वाला वो हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी रहने वाली है परिवहन एवं संचार के ऊपर। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए बने रहिए उद्धार क्लासेस के साथ। इसी के साथ कक्षा को करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।